बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीसी मशीन एंड बैटरीज 8213 चैप्टर नंबर 1 डीसी मशीन फंडामेंटल्स। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकल इंड्यूस ईएमएफ। सबसे पहले तो हम ये डायनामिकल इंड्यूस ईएमएफ के बारे में जानते हैं, ये क्या होती है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को साकिन रखा जाए और कंडक्टर को उसके अंदर हरकत दी जाए तो इस तरह जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसे हम डायनामिकल इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर नज़र आ रही हैं, जिसमें पिक्चर ए है और पिक्चर बी है। यानी कि ऐसी इंड्यूस ईएमएफ जिसमें कंडक्टर हरकत करे, जिसमें सिर्फ कंडक्टर हरकत करे, उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिकल इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब पिक्चर ए में आप देखें, इसमें एक कंडक्टर दिखाया गया, ये एक कंडक्टर है। ठीक है जी, ये मेरे सर्कल के अंदर कंडक्टर है। ये कंडक्टर इस सिमत में है, तो इसलिए सिर्फ इसकी ये वाली टिप नज़र आ रही है। ठीक है, पूरा लंबा कंडक्टर नज़र नहीं आ रहा आपको, ये सिर्फ इसकी टिप नज़र आ रही है। और अगर आप ये एरो हेड देखेंगे तो ये कंडक्टर की हरकत की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, कंडक्टर की हरकत की डायरेक्शन ये है इसमें, ठीक है, इस तरफ। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। कहने का मतलब ये है कि इस पिक्चर के अंदर जो कंडक्टर की हरकत की डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे पे 90 एंगल पर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे पे 90 के एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक मेरे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ना, इसकी जो लेंथ है ना, मैं उसको एल कह रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, एल। और ये मीटरों में है लेंथ जो है। ठीक है, इसके बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है उसे मैं कह रहा हूँ बी। ये हमेशा याद रखें, ये बी जो है वो बोल्ड होगा, यानी कि शोक होगा। ठीक है, शोक का मतलब 11, और इसका जो यूनिट होगा वो वाइबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर हरकत कर रहा है तो ये कुछ फासला भी तय करेगा जी। इस फासले को मैं डी एक्स कहता हूँ, और जितना इसे टाइम लगेगा उसे मैं डी टी कहता हूँ। अब जब ये इसके अंदर हरकत कर रहा है तो ये फासला कुछ कवर करेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह करके जब ये हरकत करेगा तो ये क्या कर रहा है, फासला कवर कर रहा है। तो इसलिए एरिया कवर्ड बाय कंडक्टर, एरिया कवर्ड बाय कंडक्टर का क्या फार्मूला है, कंडक्टर की लेंथ डॉट डी एक्स। डी एक्स क्या है, वो फासला जो कंडक्टर ने तय करा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कंडक्टर का एरिया कवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कंडक्टर ने कितने फ्लक्स को कट किया है उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, ये जो एरिया है ना, एरिया कवर्ड बाय कंडक्टर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी से। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स कट बाय कंडक्टर, कंडक्टर ने जितना भी फ्लक्स कट किया है वो आ जाएगा, यानी कि बी डॉट एल डॉट डी एक्स। ये हमारे पास फ्लक्स कट का फार्मूला आ गया। अब जो ई एम एफ इंड्यूस है उसका फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि फ्लक्स कट बाय कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो फ्लक्स बाय कंडक्टर की जगह जो है, फ्लक्स कट बाय कंडक्टर की जगह मैंने उसका फार्मूला पुट किया है और टाइम की जगह डी टी पुट कर दिया। इस फार्मूले में से मैंने बी को और एल को अलहदा कर लिया, बी डॉट एल को अलहदा कर लिया। मेरे पास जो बच गया बाकी वो बच गया डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि फासले की तब्दीली की शरह बच गई है। उर्दू में इसको फासले की तब्दीली की शरह कहेंगे और अंग्रेज़ी में इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहेंगे। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है ना वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पर वी पुट कर दिया है। ये याद रहे, ये जो वी है इसका मतलब है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए वी लिखा है, वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज आप, ये इसलिए मैंने अलहदा लिखा हुआ है, हमने अलहदा लिखा हुआ है वोल्टेज। ये इस वी से मुराद वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है। तो इसलिए जब भी इस हालत के अंदर, ये जो फिगर ए है, इस हालत के अंदर जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बी डॉट एल डॉट वी बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पिक्चर बी के ऊपर। पिक्चर बी में देखें तो ये जो डायरेक्शन है ये कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन है। ठीक है, कंडक्टर की हरकत की सिमत ये है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत ये है। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो एक एंगल बन रहा है जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ। ठीक है, ये वाला थीटा। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम ये करेंगे, ये जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा ना, इसको हम दो कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। दो कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। अब इसके दो कंपोनेंट बन गए हैं, एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट ये है। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट जो है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, दो कंपोनेंट बना लिए। तो इस सूरत में ये वाला जो कंपोनेंट है जो पैरेलल है, इसकी वजह से कोई भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है जी, कोई ईएमएफ इससे इंड्यूस नहीं होगी। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, इससे ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ऐसी सूरत में जब ये किसी एंगल के ऊपर कट करे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंडक्टर, तो उस वक्त उसका फार्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू बी डॉट एल डॉट वी साइन थीटा। ठीक है जी,
ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बनता है, वी साइन थीटा बनता है, विलासिटी वी से विलासिटी और साइन थीटा इसका कंपोनेंट। ठीक है जी, आपको पता है ये जो है ना हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, तो ये थीटा है, ये वाला थीटा है हमारे पास, इसके सामने परपेंडिकुलर है और इसके साथ जो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, वी साइन थीटा के बराबर होता है, और जो बेस होती है वो वी कास थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए मैंने इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लिया है वो वी साइन थीटा वाला लिया है। इसलिए मेरे पास जो फार्मूला बनेगा इस हालत में वो बनेगा E इज इक्वल टू बी डॉट एल डॉट वी साइन थीटा और आगे वोल्टेज। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है लेंस लॉ। लेंस उस साइंसदान का नाम है जिसने ये कानून बनाया। ठीक है, जिसने ये कानून बनाया। लेंस लॉ आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। इस कानून के मुताबिक जब भी किसी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उस ईएमएफ के नतीजे में उसमें करंट बहेगी। ठीक है, ईएमएफ एक वोल्टेज है, वोल्टेज के नतीजे में करंट बहता है। उस करंट की जो सिमत होगी ना, वो जो फ्लक्स है ना जिसकी वजह से ये इसके अंदर ये करंट इंड्यूस हो रही है, उस फ्लक्स की तब्दीली के क्या होगी, मुखालिफ होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर इस पिक्चर ए में देखें आप, ये पिक्चर नंबर 1 मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, पिक्चर नंबर 1 में देखें, यहाँ से आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। मेरे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को मैंने पोजीशन ए बी पर रखा हुआ था। अब मैं उसको पोजीशन ए बी से उठाकर पोजीशन सी डी पर लेकर आता हूँ। ठीक है जी, किस पोजीशन पर, सी डी पर। ए बी पोजीशन से उठा के उस बार मैग्नेट को मैं पोजीशन सी डी पर लेकर आता हूँ। कहने का मतलब है मैंने मैग्नेट को बाएं तरफ मूव कराया, मैग्नेट को बाएं तरफ हरकत दी है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट जो है वो मैं इस कॉइल के नज़दीक लेके आया हूँ। ये कॉइल है, इसकी कुछ टर्नें हैं। ठीक है, जब मैं इसके करीब लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, और नीचे देखेंगे आप एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो किस तरफ मूव करती है, वो दाएं तरफ मूव करती है। ठीक है जी, तो जब हम इस मैग्नेट को पोजीशन ए बी से सी डी पर, यानी मैग्नेट के इसके कॉइल के करीब लेके आते हैं मैग्नेट को, तो इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसी तरह जब मैं इस मैग्नेट को दोबारा इसकी वापसी असल पोजीशन ए बी पर लेके जाता हूँ, यानी कि कहने का मतलब इस दफ़ा हम बार मैग्नेट को किस तरफ हरकत दे रहे हैं, दाएं तरफ, इससे दूर लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त आप देखेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाएं तरफ होगी। पहली जो डायरेक्शन थी उसके मुखालिफ होगी ये। ठीक है, इस तरह हम जो है ना इस लेंस लॉ के ज़रिए किसी भी इंड्यूस होने वाली ईएमएफ के नतीजे में बहने वाले करंट की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है करंट कैरिंग ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें क्या है कि जब भी आप किसी करंट बरदार कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें से करंट गुजर रहा हो, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होगी। अब इसके अंदर देखें, ये कंडक्टर रखा है, इस कंडक्टर में मैं करंट की डायरेक्शन को कुछ इस तरह से शो कर देता हूँ। ठीक है, यानी इससे पीछे से आगे की तरफ है, ये करंट पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, और आप देखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यानी कि बाएं से दाएं तरफ है। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है जी, अपवर्ड फोर्स होगी इस पर मैकेनिकल। ठीक है, अब इसके अंदर जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को आप इस तरह ओपन करेंगे कि पहली उंगली, दरमियान वाली उंगली और अंगूठा, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पर होंगे। ठीक है, इसमें जो पहली उंगली है आप पिक्चर में देखें, इसमें जो पहली उंगली है ये वाली, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो करेगी। ठीक है, जो दरमियानी उंगली है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, यानी कि करंट जो है वो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जो अंगूठा जो है वो इस पर अप्लाई करने वाली फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। इस तरह इसको कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपने पढ़ा था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर जो है ये सिर्फ डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों पे अप्लाई होता है, ये याद रखें। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों तरह के जनरेटर पे अप्लाई होता है। लेकिन जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी मोटर पर इस्तेमाल होता है। डीसी मोटर उसके ऊपर काम करती है, बाकी और कहीं भी वो इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो कानून है इसका पढ़ाने का मकसद मेन जो है वो आपको डीसी मोटर, क्योंकि इसके असूल पे काम करती है इसलिए आपको ये पढ़ाया गया है। ठीक है जी, तो ये हमेशा याद रखें। मैं आपको एक मरतबा फिर बता रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड रूल है वो उस पर सिर्फ डीसी मोटर काम करती है, जबकि जो राइट हैंड रूल जो है उस पर डीसी जनरेटर भी और एसी जनरेटर दोनों काम करते हैं।
तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने मज़ीद टॉपिक देखेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।